हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमी बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक दो जो है वो थोड़ा सा करंट अफेयर का भी एमसीक्यू डाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है कि जो करंट फंड ट्रांजेक्शन लिमिट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर यूपीआई के अंदर वो कितनी है, आपसे पूछी गई है। सो ए इज़ ₹50,000, बी इज़ ₹1,00,000, सी इज़ ₹2,00,000 एंड डी इज़ ₹20,000। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका ₹1,00,000 जो है वो यूपीआई के अंदर करंट फंड ट्रांजैक्शन मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे 1,00,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, जिसपे कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो होते हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना चार्ज करते हैं, 0 कॉस्ट करेंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टॉक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैंक निफ्टी। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बैंक है कि जिसके जो स्टॉक्स होते हैं वो बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर नहीं किए जाते हैं। So A is Kotak Mahindra Bank, B is PNB, C is Yes Bank and D is Bank of India। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर जो इसका स्टॉक होता है वो कंसीडर नहीं किया जाता कैलकुलेशन के लिए। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। तो बेसिकली क्या था कि ईयर 2000 के अंदर जो है इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड के थ्रू जो है निफ्टी बैंक या फिर बैंक निफ्टी जो है उसको लॉन्च किया गया था। ये क्या होता है, एक तरीके का बैंक इंडेक्स होता है। इसमें कितना होता है कि 12 मोस्ट लिक्विड और जो लार्ज कैपिटलाइज स्टॉक्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर्स के, उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर जो ट्रेड्स होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो चल रहे होते हैं तो उनका डाटा जो है वो रखा जाता है और उसके बेसिस पे इंडेक्स जो है वो कवर किया जाता है। तो यहाँ पे ये बस आपको इतना याद रखना है कि ये चीज़ है क्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। सो ए इज रेपो रेट, बी इज रिवर्स रेपो रेट, सी इज क्रेडिट रेट एंड डी इज बैंक रेट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक रेट जो होता है उसके ऊपर आरबीआई जो होगा वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे क्या हैं कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं मार्केट के अंदर आरबीआई उसको कंट्रोल करता है कि किस टाइम मार्केट में इन्फ्यूज़न होना चाहिए लिक्विडिटी का और किस टाइम नहीं होना चाहिए। तो बैंक रेट क्या होता है, वो ऐसा रेट होता है जिसमें कि सेंट्रल बैंक जो होता है अदर डोमेस्टिक बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करता है। ये जो डोमेस्टिक बैंक्स है इनकी कैटेगरी के अंदर आपके कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक्स तीनों के तीनों आते हैं। और ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक रेट के बेसिस पे वो हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके थ्रू जो सेंट्रल बैंक होता है मतलब आरबीआई जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री के अंदर मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिस्ट हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मनरेगा फॉर्मली नरेगा। तो आपसे पूछा गया है कि मनरेगा जो है उसमें कौन से ऐसे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिसने क्रूशियल रोल फॉलो किया था या फिर निभाया था। तो ए इज अमर्त्य सेन, बी इज जैन ड्रेजे, सी इज जगदीश नटवरलाल भगवती एंड डॉक्टर विजय केलकर। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका जेन ड्रेजे जो है वो सही होगा। यहाँ पे ये बेसिकली बेल्जियम में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो फर्स्ट वर्जन था मनरेगा का वो कंसेप्चुलाइज किया गया था और उस टाइम में ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे जिन्होंने इसमें स्पेसिफिकली अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एड होक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट फिजिकल डेफिशिएट इन इंडिया रिप्लेस बाय वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम। तो आपसे पूछा गया है कि देखिए अब जो कंट्री के अंदर वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके पहले जो है क्या होता था कि एड होक ट्रेजरी बिल सिस्टम हुआ करता था बजट डेफिशिएट के लिए। तो कौन से ईयर में इसको जो है वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम के थ्रू रिप्लेस किया गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन इज ए 1995, बी इज 1996, सी इज 1997 एंड डी इज 2000। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 1997 के अंदर जो है वेज एंड मीन्स एडवांसेस का जो कंसेप्ट था उसको लाया गया था। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो आरबीआई के पास जाके कुछ फंड्स को बोरो कर सकता है। ये फंड्स कब मांगे जाते हैं, जब मान लीजिए कि एक साल के टाइम पीरियड के लिए जो एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया गया है खर्च करने के लिए सरकार को वो कम पड़ जाता है। तो वो आरबीआई के पास जाती है कि हमें थोड़ा सा पैसा और उधार दे दीजिए थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। और जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस है वो आपके करंट अफेयर में भी बहुत रहता है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्टेड इन इंडिया। सो ए इज 1960, बी इज 1983, सी इज 1991 एंड डी इज 2000। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे क्या था कि 1983 के अंदर जो है वो टेक्निक जो बजटिंग की थी उसको शुरू किया गया था। 1960 के अंदर फर्स्ट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इंडिया के अंदर ये जो सिस्टम शुरू किया गया था, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया गया था और इंडिया के अंदर इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है 1983 के अंदर जीरो बजटिंग के अंदर शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू सोल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ए इज वर्ल्ड बैंक, बी इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड, सी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड डी इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड जो है उसका नाम दिया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो होता है मेंबर कंट्रीज का वो किसके थ्रू सोल्व किया जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर इंडिया विल अलाइन इट्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विद ओवर 100 कंट्रीज बाय अडोप्टिंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिंपल भाषा में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो था वो इंडिया ने कब अडोप्ट किए थे। ए इज 2009, बी 2010, सी इज 2011 एंड डी इज 2012। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सी 2011 के अंदर जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के थ्रू अडॉप्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द लैंड रिसोर्सेज। तो आपसे पूछा गया है कि लैंड रिसोर्स की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता है। ठीक है। सो ए इज फर्टिलिटी ऑफ लैंड, बी इज लोकेशन ऑफ लैंड, सी इज कॉम्पोजिशन ऑफ लैंड एंड डी इज ऑल ऑफ द अवर आर लैंड रिसोर्सेज। ठीक है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा नहीं आता है और जो ऑप्शन 4 है उसमें आपसे कहा गया है कि ये सारे ही जो हैं वो लैंड रिसोर्सेज है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, मतलब कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड और जो लैंड का कॉम्पोजिशन होता है ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से हो गया, इकोनॉमी के, ये सभी के सभी लैंड रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। ये तीनों आपको दे रखे और इसमें से आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी राजभाषा अवार्ड जो है इन तीनों कैटेगरी में से कौन से एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड के लिए ताकि वो हिंदी का इम्प्लीमेंटेशन कर सके। सो ए इज 1 and 3, बी इज 1 and 2, सी 2 and 3, डी 1 2 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए 1 and 3 जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसी के साथ जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के सॉरी, तो ये दोनों जो होते हैं ये एलिजिबल रहते हैं कि उनको राजभाषा अवार्ड जो है इंदिरा गांधी वो मिल सके क्योंकि वो हिंदी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो होती है उनके ऊपर एज सच कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं होता। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुल इरिगेशन टेक्निक। फर्स्ट जो है यहाँ पे कि द टेक्निक इज मोस्ट प्रिविलेंट इन साउदर्न इंडिया एंड सेकेंड इज द मेथड इन्वॉल्व्स नेचुरल और आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस वाटर फ्रॉम अ गिवन एरिया। तो ये दोनों जो है आपके सामने स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन देखिए, ए इज 1 only, बी 2 only, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत दे रखी है। ये क्वेश्चन मैंने इंसर्ट भी इसलिए किया है ताकि आपको कुल इरिगेशन टेक्निक के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि ये जो एग्रीकल्चर है ये साउदर्न स्टेट्स के अंदर किया जाता है, जबकि साउदर्न स्टेट्स के अंदर नहीं, साउदर्न इंडिया के अंदर नहीं, जो हिमालयन रीजन है उसके अंदर किया जाता है। और सेकेंड जो है वो यहाँ पे एक ही ये जो टेक्निक होते हैं यहाँ पे बेसिकली फार्मिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, जिसमें कि जो कुल्स होते हैं मतलब जो डाइवर्जन चैनल्स होते हैं वाटर कैरी करने के लिए वो ग्लेशियर से कहाँ पे आते हैं, विलेज में आते हैं ताकि पानी की कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉस्किटो फर्न और एजोला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर इन एसोसिएशन विद विच अमंग द फॉलोइंग एजोला एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आपसे पूछा गया कि जो एजोला होता है उसको एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, बट जो एजोला होता है वो किसके साथ मिलकर जो है वो बायो फर्टिलाइजर का काम करेगा। ए इज बैक्टीरिया, बी इज ब्लू ग्रीन एल्गे, सी इज फंगस एंड डी इज ग्रीन एल्गे। तो ये जो है आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है क्योंकि अभी बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया जा रहा है और उसी के साथ आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी ये है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी इसका आंसर होगा। सो बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरुलम है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे क्या होते हैं बेसिकली लॉन्ग टाइम से यूज़ होते हैं। और जो एनाबीना होता है उसको बेसिकली क्या किया जाता है कि वाटर में ऐड करके एजोला के साथ मिलके और जो भी सोइल होता है उसमें डाल दिया जाता है एज एन ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल मार्केट्स द इंटरवल फंड्स आर दोज फंड। तो आपसे पूछा गया कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर
जब हम इंटरवल फंड्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है? ए इज प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द मीडियम टू द लॉन्ग टर्म, बी इज इन्वेस्ट हाफ ऑफ द मनी इन स्टॉक मार्केट एंड हाफ इन commodity market, C combine the feature of open-ended and close-ended scheme, and D provide both growth and regular income। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। इंटरवल फंड्स जो होते हैं उसके अंदर ओपन एंडेड और जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होते हैं उनके फीचर्स को कंबाइन करके एक फीचर बनाया जाता है जिसको इंटरवल फंड्स के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरवल फंड्स क्या होते हैं, यही बात हो गई कि फीचर्स को करते हैं और ये प्री डिटरमाइंड जो इंटरवल्स होते हैं या फिर एनएवी रिलेटेड प्राइसेस होते हैं उनके ऊपर मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री हैज अडोप्टेड द गोल ऑफ हार्ट टू हाइपर मार्केट एज द ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द रूरल बिजनेस हब्स, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने कि ये गोल रखा है कि हार्ट टू हाइपर मार्केट जो है चीज़ों को लेके जाना है ताकि रूरल बिजनेस हब्स जो है उनकी डेवलपमेंट हो सके। ए इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, बी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो इसका आंसर है। आप इस चीज़ को कैसे रखेंगे कि जब बचपन में फर्स्ट सेकंड क्लास में हम ड्राइंग बनाया करते थे तो ऐसे हम हट बनाया करते थे ना, तो हट कहाँ पे होती है, गाँवों में होती है। और गाँवों में कौन सी लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज होती है। तो पंचायती राज जो होता है वो हार्ट टू हाइपर मार्केट अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विच हैड बीन प्रपोज टू रन इन द ईयर 2023 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। आपसे पूछा गया है कि जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन इंडिया की बनेगी जो कि 2023 में सबसे पहले बनेगी वो कौन से रूट के ऊपर बनने वाली है। सो ए इज दिल्ली मुंबई, बी इज मुंबई अहमदाबाद, सी इज हावड़ा मुंबई एंड डी इज दिल्ली हावड़ा। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका मुंबई अहमदाबाद यहाँ पे सही आंसर है। तो ये क्या होगा, 508 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर करेगा 2 घंटे के अंदर मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और इसकी जो शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की वो एंड ऑफ द 2018 में शुरू हो गई है और 2023 तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरबीआई। आरबीआई से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट इज आरबीआई मैनेजेड द मनी मार्केट एज वेल एज द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, and second is the CAG is responsible for the annual audit of the balance sheet of RBI। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिया। तो पूछा क्या गया है कि आरबीआई मार्केट जो है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करती है, और दूसरी में कहा गया है कि जो हमारी कंट्री के अंदर CAG है वो बैलेंस शीट आरबीआई की जो होती है उसका एनुअल ऑडिट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो डी स्टेटमेंट जो है नाइदर 1 नो 2 है, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत दे रखी है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि जो सिक्योरिटी सेबी जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैपिटल बिजनेस सेक्टर को इंडिया के अंदर रेगुलेट करती है, आरबीआई नहीं करती है। और दूसरा क्या है कि सीएजी जो है वो आरबीआई का कोई भी ऑडिट नहीं करता है। ऑडिटर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं ताकि आरबीआई एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस है उसमें ऑडिटिंग की जा सके आरबीआई की बैलेंस शीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर विच 5-year प्लान द rolling plan was implemented। A is 3rd plan, B is 7th plan, C is 5th plan and D is 9th plan। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे 5th प्लान जो है उसके बाद रोलिंग प्लान जो है उसको शुरू किया गया था। रोलिंग प्लान क्या था, 1 साल के लिए था, मतलब कि 1979 से 1980 के टाइम पीरियड में। इसमें क्या था कि जो जनता गवर्नमेंट आई थी उन्होंने जो 5-year प्लान्स जो थे उसको रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि हम जो है वो सीधा 6 5-year प्लान से करेंगे 1970 से 80 के। तो उस टाइम पीरियड में रोलिंग प्लान को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच टैक्स कोजेज अ बर्डन ऑन द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ए इज indirect tax, B is direct tax, C is both direct and indirect tax and D is none of the these। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का आंसर क्यों होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जब टैक्स की अनाउंसमेंट की जाती है बजट के अंदर तो उसमें स्लैब रख दिया जाता है कि जो गरीब लोग हैं वो टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर प्रोडक्ट के ऊपर ही टैक्स लगा दिया जाता है तो वो चीज़ उनको महंगी होकर मिलेगी, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि पूरा सेक्शन जो होगा उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने MCQs को कंप्लीट करते हैं। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा। स्कोर अगर कम आ रहा है तो भी आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। हो सकता है ना कि यूपीएससी जो है वो आपसे आपका ही पूछ रहे जो आपने पढ़ा हुआ था। तो बी कॉन्फिडेंट, रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।